अरे बाप रे, ये क्या है? ये कहां से टपका? अरे, इसके अंदर तो एक मैना बंद है। ये कैसे हो सकता है? चलो, इसे यहाँ आंधी तूफान में छोड़ने से अच्छा है कि इस मैना को अपने घर ले जाऊं। शायद कहीं से उड़कर आ गई हो। क्या है? धर्मपाल उस सुनहरे पिंजरे को लेकर अपने घर आ जाता है। घर के अंदर चूल्हा जल रहा था और रसोई का सारा सामान बिखरा पड़ा है। हैं? ये क्या? ये मेरी दोनों बेटियां कहाँ चली गईं? और ये रसोई इस तरह से बिखरी पड़ी है। हाँ, यानी लगता है वो लोग खाना बना रही थी और कहीं चली गई। मुझे उन्हें जल्दी से ढूंढना चाहिए। काशे, शीतल, काशे, बेटा कहाँ हो तुम दोनों? अरे सामने आ जाओ बेटा। ए काशी। फिर धर्मपाल सब जगह ढूंढता है पर उसे अपनी दोनों बेटियां कहीं नहीं मिलती हैं। फिर वो हताश होकर अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाता है। तभी अचानक पिंजरे में बैठी मैना जोर जोर से हंसने लगती है। हैं? ये क्या? मैना, मैंने तुम्हें अपने घर में शरण दी और तुम मुझ पर इस तरह से हंस रही हो। लेकिन मैना लगातार हंसती ही रहती है। इसी उलझन में वह रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही ठाकुर रणवीर सिंह धर्मपाल के घर आ जाता है। अरे ओ धर्मपाल, मैंने सुना है कि तुम्हारी दोनों बेटियां कहीं रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई हैं। पर देखो, मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटियों पर किसी भयानक श्राप का असर है। क्या? नहीं 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 ठाकुर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटियों पर भला कोई श्राप कैसे लग सकता है? वो दोनों दिल की इतनी अच्छी और नेक थी। उन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, तो कैसे लग सकता है? अब देखो, जो किसी का बुरा नहीं करता वही सबसे बुरी तरह फंसता है धर्मपाल। देखना, तुम भी बाद में पछताओगे। यही दुनिया की रीत है भैया। ठाकुर रणवीर सिंह हंसते हुए वहां से चला जाता है। तभी राजमहल का एक सैनिक भागते हुए वहां आता है। धर्मपाल, 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 तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। राज्य की महारानी देवयानी कई वर्षों से एक रहस्य की खोज कर रही हैं। इसी सिलसिले में तुम्हें महारानी ने तुरंत राजमहल बुलाया है। चलो। अरे पर भाई, मेरी दोनों बेटियां खो गई हैं। मैं इस वक्त अपनी बेटियों को ढूंढ रहा हूँ। मैं कैसे आऊँ राजमहल? नहीं 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 नहीं, पहले तुम्हें राजमहल चलना ही होगा, वरना तुम जानते हो कि अगर महारानी की आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो। ठीक है, चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो। धर्मपाल उस सैनिक के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उस सुनहरे पिंजरे का दरवाजा अपने आप खुलता है और वह मैना भी पिंजरे से निकलकर छिपते छिपाते उन दोनों के पीछे पीछे राजमहल तक पहुंच जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैना यहाँ कैसे संभव है? तभी रानी देवयानी की आंखों के सामने पुराना मंजर घूमने लगता है। कई साल पहले देवयानी राज्य की सबसे सम्मानित महारानी थी। उनका एक बेटा था, राजकुमार आदित्य। आदित्य बचपन से ही गायब था। पूरे राज्य को बताया गया था कि राजकुमार मर चुका है, लेकिन महारानी देवयानी इस सच को सबसे छुपा रही थी। रानी, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? जब से हमारा पुत्र हमें छोड़कर गया है, तब से हम देख रहे हैं कि तुम किसी से कुछ बोलती ही नहीं हो। क्या बात है? महाराज, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अगर हमारा बेटा आज हमारे पास होता तो शायद हमारी सोनी जिंदगी में एक मकसद होता। हमारा बेटा इस राज्य का राजा बनने के योग्य हो जाता। अब जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके बारे में सोचने से क्या फायदा महारानी। आप आराम करो, हमें कुछ आवश्यक काम है। राजा सूर्यभान वहां से चले जाते हैं। मुझे सब सच पता है महाराज, पर मैं आपको कैसे बताऊं कि हमारा पुत्र मरा नहीं है, बल्कि रहस्यमयी तरीके से गायब कर दिया गया है। अगर मैंने ये बात आपको बता दी तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। पर आज वक्त आ गया है कि मैं खुद आगे का सुराग जाकर ढूंढूं।
फिर महारानी देवयानी गुप्त रास्ते से राजमहल से बाहर निकलती हैं और जंगल की एक झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत बैठी होती है। आओ महारानी देवयानी, आगे की जानकारी सुनने के लिए क्या तुम पूरी तरह तैयार हो? हाँ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। आखिर मेरे बेटे के साथ हुआ क्या है? और उस वक्त मेरे महल में काम करने वाली दासी सावित्री थी, वह भी रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। आखिर इन सब बातों का क्या रहस्य है? वे सावित्री जो तुम्हारी दासी थी, उसने तुम्हारे बेटे को गायब होते हुए देख लिया था, इसीलिए उसे भी रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया गया। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से आगे उसका चेहरा नहीं देख पा रही हूँ कि किसने राजकुमार को गायब किया, क्योंकि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन जो कोई भी है वह राजमहल का ही है और राजमहल के अंदर के सारी राज जानता है। मुझे नहीं पता, पर मैं ये सच बहुत जल्द ही पता कर लूंगी। बस इतना पता है कि तुम्हें अगर आगे का सच जानना है तो सावित्री के पति धर्मपाल को तुम्हें बुलाना होगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज है जो वही तुम्हें आगे का सच बता सकती है। ठीक है, अगर यही एक तरीका है तो मैं उस राजमहल जरूर बुलाऊंगी उसे और आगे का सच पता करके रहूंगी। इतना सोचकर जैसे ही महारानी देवयानी की आंखें खुलती हैं, सामने धर्मपाल खड़ा उन्हें देख रहा होता है। महारानी की जय हो। महारानी जी, क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप अपने ही मन में, मतलब कहाँ खो गई मन ही मन? धर्मपाल, मुझे पता चला है कि तुम्हारी दोनों अंधी बेटियां भी हैं। हाँ महारानी, मेरी 2 अंधी बेटियां हैं और दोनों रहस्यमय तरीके से लापता हो गई। मैंने ढूंढा लेकिन मिल नहीं रही हैं। तुम्हारी बेटियों के साथ बहुत गलत हुआ धर्मपाल, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी बेटियों की आंखों की रोशनी कैसे गई थी? मुझे कुछ नहीं पता महारानी, कसम से कहता हूँ। हमारी बेटियां तो जन्म से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन एक दिन मेरी पत्नी सावित्री भी रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो गई और उसी दिन जैसे ही मैं अपनी पत्नी को ढूंढकर घर वापस आया, उसी वक्त मेरी दोनों बेटियों की आंख की रोशनी भी चली गई। पता नहीं ये अचानक से कैसे हो गया। ये सुनकर तो लगता है कि कोई बहुत पुराना और गहरा राज लौट आया है। कुछ भी हो जाए महारानी, पर मैं अपनी बच्चियों का पता करके ही रहूंगा। मैं जो सच ढूंढ रही हूँ और तुम्हारी बेटियां जो लापता हुई हैं, इन दोनों घटनाओं के बीच जरूर कोई गहरा रिश्ता है। वहीं महल के स्तंभ के पीछे छिपा ठाकुर रणवीर सिंह यह सारी बातें सुन लेता है। चलो, ये रानी देवयानी के उदास चेहरे को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब ये मुझे बुरी तरह से डांटती थी, तब मेरा भी मन करता था कि मैं रानी को कब ऐसे उदास देखूं, लेकिन आज इन्हें देखकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। फिर रणवीर सिंह मुस्कुराते हुए वहां से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होते हुए एक कमरे में जाता है, जहां राजकुमार आदित्य बैठा होता है। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा है? जाने दो मुझे, छोड़ो। अरे बस 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 बस। अरे भाई, इतना जोर लगाओगे तो हाथ पैर टूट टाट जाएंगे। अब बेटा, इतनी आसानी से यहां से बाहर नहीं जा सकते। तुमने क्या सोचा था कि क्या तुम बच जाओगे? अगर तुम्हें यहां से जाना है तो मुझे उस गुप्त तहखाने का रास्ता बताओ। मैं तुम्हें उस गुप्त तहखाने का रास्ता कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं। हे राजकुमार, बेटा तू मुझे हल्के में ले रहा है। तुम्हें पता है ना कि मैं इस राज्य का मंत्री रह चुका हूं। मुझे राजमहल की सारी खुफिया जानकारियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। और हाँ, वो दोनों लड़कियां शीतल और काशी, उनकी आंखों की रोशनी भी तो मैंने ही छीनी थी। फिर रणवीर वहां से चला जाता है। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी भी तरह से यहां से निकलना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ शीतल और काशी परेशान होकर एक अनजान कमरे में बैठी थी। काशी, हम यहाँ कैसे आ गए?
हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शीतल, शांत हो जाओ। मुझे लगता है कि हम किसी पुराने महल या खंडर में कैद हैं, क्योंकि यहाँ सब जगह छूने पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर ही महसूस हो रहे हैं। चलो हम किसी की तरह यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। फिर दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर दीवारों को टटोलते हुए जैसे तैसे उस बंद कमरे के दरवाजे से बाहर निकलती हैं। तभी अचानक वही जादुई मैना उड़कर आती है और काशी के कंधे पर आकर बैठ जाती है। तुम दोनों चिंता मत करो, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हूँ। अरे तुम कौन हो और हमें अपने पीछे आने के लिए क्यों कह रही हो? इस वक्त तुम ये सब मत सोचो काशी, बस तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ो और मेरी आवाज के पीछे पीछे चलो। फिर काशी और शीतल दोनों उस मैना के पीछे पीछे चल देती हैं। दोनों उसके पीछे चलते चलते एक बहुत ही रहस्यमयी और भयानक जगह पर पहुंच जाती हैं, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा उन दोनों को देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगता है। आपने जैसा कहा था मालिक, मैं बिल्कुल वैसा ही करके इन दोनों को यहाँ ले आई हूँ। ये क्या, तुम यहाँ क्यों लेकर आई हो हमें? कहाँ लेकर आई हो ये हमें? और तुम किसको मालिक कह रही हो? सच सच बताओ, आखिर तुम हम दोनों क्यों इस तरह से किस मुसीबत में लेकर आई हो? अरे घबराओ मत लड़कियों, तुम मेरी नगरी में आ गई हो। मेरा नाम राजा सूर्यभान है और हम इसी नगरी के रहने वाले हैं। तुम दोनों यहाँ से चाहकर भी कभी आजाद नहीं हो पाओगी। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम दोनों में से किसी एक को मुझसे विवाह करना होगा। जब तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तभी इस अंधेरी घाटी का गुप्त मार्ग खुलेगा। इस मायावी और रहस्यमयी दुनिया के रास्ते को सिर्फ मेरी पत्नी ही खोल सकती है, कोई दूसरा नहीं। मुझे ठीक नहीं लग रहा। एक तो इसकी आवाज किसी बूढ़े की जैसी है और उसकी बातों से एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, पर सब कुछ साफ साफ सुन और महसूस तो कर सकती हूँ। मैं भले ही बूढ़ा हूँ, पर तुम दोनों भी तो देख नहीं सकती ना। भला तुम जैसी अंधी लड़कियों से कौन विवाह करेगा? राजा सूर्यभान वहां से पीछे हटने लगता है। अंधेर नगरी का द्वार बंद हो जाता है। तभी काशी बुरी तरह घबरा जाती है। क्या ये क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया। शीतल, तुम कुछ करती क्यों नहीं? कोई तो रास्ता खोजना ही होगा। काशी, होश में आओ, कुछ भी हो जाए हमें उस बूढ़े की बातों में आना नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है? वह मुझसे विवाह करने को तैयार है और ये तुम सह नहीं पा रही हो। तुम मुझसे जल रही हो शीतल। काशी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं भला तुमसे क्यों चलूंगी? अरे 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 अरे, लड़ो मत काशी। ये लो एक जादुई जूती है, ये इसे अपने पैरों में पहन लो। काशी बिना सोचे समझे उस जादुई जूती को अपने पैरों में पहन लेती है। तभी बुरी तरह तड़पने लगती है। नहीं, ये क्या हो रहा है? मेरा पैर, मेरा पूरा शरीर जकड़ता जा रहा है। बचाओ शीतल, मुझे बचाओ, मेरा दम घुट रहा है। काशी, कहाँ हो तुम? उस दुष्ट ने तुम्हारे साथ क्या किया? शीतल, मुझे माफ कर देना बहन, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया। मेरी सांसें बंद होने को है। नहीं काशी, तुम आंखें बंद मत करो, हम दोनों साथ आए थे और साथ ही घर जाएंगे। तभी इतने में चेहरे पर नकाब पहने एक व्यक्ति भागते हुए वहां आता है। हाँ, सुनो, तुम दोनों मेरे पीछे पीछे चलो। अरे देख क्या रही हो, जल्दी करो, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, जल्दी करो, आओ। तुम कौन हो? देखो, इस वक्त तो कुछ भी बताने का समय नहीं है। वो दुष्ट राजा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो चलो मेरे साथ, चलो। फिर दोनों बहनें उस नकाब पोश व्यक्ति के पीछे पीछे तेजी से भागने लगती हैं। कुछ ही देर की दौड़ के बाद वे उस रहस्यमय मायावी दुनिया से बाहर सुरक्षित आ जाते हैं। हाँ, मैंने तुम दोनों को सही सलामत उस आफत से बाहर निकाल दिया है।
अब तुम दोनों सीधे रास्ते से अपने घर चली जाओ। मुझे अब यहां से जाना होगा। जाओ। रुको, तुम अपना नाम तो बताते जाओ। तुम आखिर कौन हो? मैं देख नहीं सकती, इसीलिए तुम्हारा चेहरा कभी याद नहीं रख पाऊंगी। पर कम से कम तुम्हारी नाम से तो मुझे हमेशा ये पता रहेगा कि तुमने हमारी जान बचाई थी। नहीं, मैं ये भी नहीं बता सकता। जाओ। फिर वह नकाबपोश वहां से घने जंगलों में भाग जाता है। चलो शीतल, हमें अब जल्दी घर जाना चाहिए। पिताजी पता नहीं हमारे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। हाँ चलो काशी, जल्दी चलते हैं। फिर दोनों बहनें जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तभी अचानक रास्ते के बीच में ठाकुर रणवीर सिंह आकर खड़ा हो जाता है। अरे रुको रुको रुको, तुम दोनों यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम दोनों को तो मैंने उस पुराने काल महल में कैद कर दिया था। तुम वहां से आजाद कैसे हुई? कौन है वहाँ? ये किसकी आवाज है? अरे रुको रुको रुको, तुम दोनों यहाँ कैसे आ सकती हो? तुम दोनों को तो मैंने उस पुराने काल महल में कैद कर दिया था। तुम वहां से आजाद कैसे हुई? मैं वही ठाकुर रणवीर सिंह हूं जो राजमहल का पहले मंत्री रह चुका है। तुम दोनों बचकर भाग नहीं सकती। रणवीर जैसे ही उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, तभी इतने में वहीं जादुई मैना हवा में उड़ती हुई आती है। नहीं रणवीर, तुम इस दोनों को कुछ नहीं कर सकते। छोड़ दो इन दोनों को। मैना, तुम यहाँ कैसे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच, ये पुराना सच सबके सामने नहीं आ सकता। नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो रणवीर, लेकिन तुम जो पाप किए हो वह सारा सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। तभी रणवीर उस मैना को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी मैना धूल उठाकर फेंक देती है। अरे मेरी आंखें, अरे मेरी आंखें! धोखेबाज पक्षी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शीतल, यहाँ क्या हो रहा है? ये किसकी आवाज है? काशी, शीतल, तुम दोनों अब एक पल भी यहाँ मत रुको। तुम दोनों तुरंत मेरे पीछे आओ। फिर वह मैना उन दोनों बहनों को ठाकुर रणवीर सिंह के चुंगल से बचाकर सुरक्षित एक शांत झोपड़ी में ले आती है। तो तुम दोनों को अब अपने परिवार और इस राज्य का पूरा सच जानना है ना? हाँ, हम पूरा सच जानना चाहती हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर हमारे साथ और हमारे माता पिता के साथ ये सब क्या हो रहा है। तो सुनो, ये उस समय की बात है जब राजा सूर्यपान अपने राज्य में महारानी देवयानी के साथ रहती थी। राजा सूर्यपान अपनी रानी देवयानी से बहुत प्रेम करते थे। रानी देवयानी, मैंने सोचा है कि क्यों न हम अपने राज्य की ताकत और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ एक बहुत ही बड़ी राज्य संधि कर ले। हाँ, क्यों नहीं महाराज। हमारे राज्य को और भी मजबूत करने के लिए ये संधि करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो कल ही हम पड़ोसी राज्य के राजाओं के पास जा रहे हैं। हम कई राज्यों के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। फिर दोनों राजा रानी मुस्कुराते हुए बातें करने लगते हैं। वहीं कक्ष के स्तंभ के पीछे छिपा उनका दुष्ट मंत्री रणवीर उनकी सारी बातें सुन लेता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर महाराज ने उन राज्यों से संधि कर ली, तो मैंने जो इतने वर्षों से इस राज्य को हथियाने का षड्यंत्र रचा है, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। फिर रणवीर वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन रणवीर महाराज के पास आ जाता है। क्या बात है महाराज, आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। पता नहीं मंत्री रणवीर, कल की महाबैठक में क्या होने वाला है पता नहीं। हाँ, यही चीज हमें अंदर ही अंदर सता रही है। महाराज, ये फिक्र तो बहुत आम है। आप बस एक बार मेरे कहने पर मेरे साथ एक गुप्त जगह पर चलिए। जंगल में एक ऐसा जादुई पौधा है जिसका फल खाकर आप किसी को कुछ भी कहेंगे, वो आपकी बात कभी नहीं टाल पाएगा। क्या बात कर रहे हो, सच में? वाह, तब तो वो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी पेड़ है। ठीक है रणवीर, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, चलो।
फिर रणवीर राजा सूर्यभान को लेकर एक सुनसान घाटी में पहुंच जाता है। रणवीर, तुम हमें सुनहरी घाटी में ले तो आए, पर ये कैसा विचित्र पौधा है? महाराज, यही तो वो जादुई फल है जिसे खाते ही आपकी बातें कोई नहीं टाल पाएगा। आप यहीं रुकिए, मैं ये फल तोड़कर अभी लाता हूँ। रुकिए। रणवीर झट से वह फल तोड़कर राजा सूर्यभान के हाथ में रख देता है। राजा सूर्यभान जैसे ही उस चमकीले सुनहरे फल को खाते हैं, ये क्या हो रहा है रणवीर? मेरे हाथ, मेरे गालों पर ये झुर्रियां कैसे पड़ रही हैं? अरे बस 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 बस, कुछ क्षण और रुकिए, फिर देखिए मजा महाराज। देखते ही देखते राजा सूर्यभान एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल जाता है। ये क्या किया तुमने? क्योंकि अब आप इस कुरूप और बूढ़े के रूप में वापस अपने राज्य में कभी नहीं जा सकते महाराज। अब मैं इस राज्य को अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा। मैं जाकर सबको सच बता दूंगा और तुम्हें इस गुस्ताखी की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अजय, पहले ठीक से बोल तो ले। अब आप कुछ नहीं कर सकते महाराज। चले बड़े आए। रणवीर सिंह ठहाका मारते हुए वहां से चला जाता है। नहीं 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 नहीं, मुझे किसी भी तरह से महारानी के पास जाना होगा और उन्हें सारा सच बताना होगा। राजा सूर्यभान बूढ़े के रूप में जैसे तैसे लाठी टेकते हुए राजमहल पहुंच जाते हैं। वे सीधे महारानी देवयानी के कक्ष में घुसते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर महारानी चौंक जाती हैं। ये क्या? तुम कौन हो और बिना आज्ञा के राजमहल के भीतर इस तरह घुसे चले आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महारानी, मैं आपका। मंत्री जी, इस बूढ़े को उठाकर राजमहल से फेंक दो। फिर रणवीर सिंह राजा सूर्यभान को बेरहमी से पकड़कर राजमहल से बाहर खींच लाता है। रणवीर, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अरे अब आप कुछ नहीं कर सकते महाराज। मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाइए, और आज के बाद अगर आपने दोबारा महल के आसपास भी कदम रखा तो याद रखना वो दिन महारानी के साथ फिर क्या होगा। समझ गया? तो चल जा, निकल बुड्ढे। फिर रणवीर सिंह मुस्कुराते हुए राजमहल के अंदर चला जाता है। तभी राजा सूर्यभान परेशान होकर तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों हुआ? क्यों भगवान, क्यों? इतना कहते ही राजा सूर्यभान की आंखों से आंसू की एक बूंद टपककर उस तालाब के पानी में गिरती है। तभी अचानक पानी में हलचल होती है और एक चमकीली सुनहरी मैना बाहर निकलकर हवा में मंडराने लगती है। कहो राजा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ये क्या? तुम? हाँ, क्योंकि कोई साधारण तालाब नहीं है महाराज, ये कोई जादुई तालाब है। अब से आप मेरे मालिक हैं और मैं आपकी सेवक। आप जो भी कहेंगे मैं आपके लिए वही कार्य करूंगी। मुझे इस कुरूप रूप से आजाद होना है। मैं इस बूढ़े के रूप में घुट कर नहीं जी सकता, नहीं। जहाँ तक मैं अपनी शक्तियों से देख पा रही हूँ महाराज, आपको इस शाप से आजाद करना इतना आसान नहीं है। अगर आप फिर से पहले की तरह जवान और खूबसूरत होना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी लड़की से विवाह करना होगा जो पूर्णत युवा हो। जैसे ही वह आपसे विवाह करेगी ये शाप टूट जाएगा। क्या सच में? लेकिन इसके लिए तो मुझे किसी मासूम लड़की के जीवन के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा। ये न्याय संगत नहीं है मैना। पर महाराज, अपने राज्य को बचाने के लिए आपके पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर कोई और मार्ग नहीं है तो सुनो।
मेरे महल की वफादारी दासी सावित्री है, उसकी 2 पुत्रियां हैं। मैंने सुना है कि किसी कारणवश उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तुम उन्हीं दोनों अंधी बहनों को किसी भी तरह से यहाँ लेकर आओ, जाओ। उसके बाद जब मैं तुम्हारे पिता के पास गई और फिर जैसे ही तुम्हें लेने तुम्हारे घर पहुंची तो तुम दोनों वहाँ से गायब हो चुकी थी, क्योंकि दुष्ट रणवीर ने पहले ही मेरी भनक लग चुकी। यानी कि हमारी आंखों की रोशनी छीनने वाला, हमारी माँ को गायब करने वाला और महाराज के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने वाला गद्दार व रणवीर सिंह ही है। हाँ काशी, और तुम दोनों की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत ही कठिन कार्य करना होगा। ठीक है, मैं अपनी आंखों की रोशनी वापस पाने के लिए और उस जालिम से बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ध्यान से सुनो शीतल, महाराज बिना विवाह किए भी पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। बस तुम्हें किसी भी तरह रणवीर के काले कारनामों का सच सबके सामने लाना होगा। जैसे ही उसका सच सामने आएगा, वैसे ही कैद में बंद राजकुमार आदित्य की शादी अपने आप आ जाएगी और राजकुमार आदित्य के हाथों का पवित्र जल जैसे ही राजा पिएंगे, राजा पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने असली रूप में आ जाएंगे। अब मुझे चलना होगा। इतना कहते ही एक तेज रोशनी फैलती है और वह मैना हवा में अदृश्य हो जाती है। दोनों बहनें घबरा जाती हैं। मैना, तुम कहाँ चली गई? कुछ और तो बताओ। लगता है वह चली गई शीतल। घबराओ मत काशी, चलो हम आगे चलते हैं। फिर दोनों बहनें जैसे तैसे दीवारों और रास्तों को टटोलती हुई आगे बढ़ती हैं। तभी अचानक रास्ते में एक दिव्य साधु महाराज प्रकट हो जाते हैं। रुक जाओ पुत्रियों। कौन बोल रहा है? हमारे सामने कौन है? मैं एक गुरु हूं पुत्री, और तुम्हारी इस दयनीय दशा को देखकर हमारा अंतर मन कांप उठा है। मैं तुम दोनों की आंखों की रोशनी लौटा सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। ठीक है गुरुदेव, हम आपकी परीक्षा के लिए तैयार हैं। तो सुनो, इस संसार में वो कौन सा तत्व है जो बिना पैरों के चलता है, बिना मुंह के सब कुछ निगल जाता है, पर जीवन का आधार भी है? गुरुदेव, वे तत्व समय है। समय बिना पैरों के निरंतर के चलता रहता है। वे हर साम्राज्य और जीव को अपने भीतर निगल जाता है। उत्तम जवाब पुत्री। अब मेरा दूसरा, वो कौन सा अंधकार है जिसे सोने चांदी की चमक भी दूर नहीं कर सकती, बल्कि उसे और गहरा बना देती है? गुरुदेव, वह अंधकार लोभ और सत्ता का लालच है। लालच में फंसकर इंसान अंधा हो जाता है, जिसे धन की चमक भी ठीक कर देख नहीं पाती है, और वह अपने से ही विश्वासघात कर बैठता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और काशी और शीतल की आंखों की रोशनी पूरी तरह वापस आ जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है शीतल, मेरी आंखों की रोशनी सचमुच वापस आ गई। मैं सब कुछ देख पा रही हूँ। अब तुम्हें अपना मुख्य कार्य करना है पुत्री, जिसके लिए तुम्हें ये दिव्य आंखें दोबारा दी गई हैं। सत्य का मार्ग कठिन है, पर तुम्हें अडिग रहना होगा। फिर दोनों बहनें वहां से निकल पड़ती हैं। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी के चिल्लाने की तेज आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। काशी सुनो, ये किसी के चिल्लाने की आवाज है, और ये बिल्कुल वैसी ही आवाज है जैसी उस नमकापोश व्यक्ति की थी। हाँ शीतल, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलकर देखते हैं। तुम दोनों बहनें आवाज का पीछा करती हुई उसी पुराने काल महल में पहुंच जाती हैं। तुम कौन हो और यहाँ इस तरह? ये क्या, तुम दोनों अब देख सकती हो? वह सब हम बाद में बताएंगे, पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम दोनों पहले देख नहीं सकती थी? मुझे पूरा आभास हो रहा है कि तुम्हारी आवाज बिल्कुल उसी नकाबपोश के जैसी है। शायद तुम वही तो नहीं हो? हाँ, मैं वही हूं। मैंने ही तुम दोनों की मदद की थी, लेकिन वहां से निकलने के बाद जैसे ही आगे बढ़ा, तभी उस दुष्ट रणवीर ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। उस रणवीर ने बहुत पाप किए हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमें तुरंत गांव की चौपाल पर चलकर पंचायत के सामने ये सब बताना होगा। ठीक है,
चलो चलते हैं, चलो। फिर तीनों वहां से निकलते हैं और सीधे गांव के चौपाल पर पहुंच जाते हैं, जहां मुखिया और गांव वाले बैठे होते हैं। अरे ये क्या? ये दोनों तो धर्मपाल की बेटियां हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर इनकी आंखों की रोशनी वापस कैसे आ गई? और ये इस अजनबी लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही हैं? बस 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 बस, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ बताता हूं मैं। देखिए, हम सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में थे और मैं और कोई नहीं बल्कि राजकुमार आदित्य हूं। तभी शीतल सारा सच बता देती है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बरसों की मेहनत पर इस तरह से पानी नहीं फिर सकता। नहीं नहीं। अरे मुखिया जी, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये कोई राजकुमार नहीं है, ये सब मुझे फंसाने की साजिश है। हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं मुखिया जी, और अगर आपको हमारी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है तो आप अभी इसके घर जाकर तलाशी ले लीजिए। बस बहुत हो गया, अब हम इस बात पर और कोई बहस नहीं चाहते हैं। सुनो गांव वालों, इस पापी रणवीर ने हमारे राजा के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। इसे तुरंत पकड़ो और घने जंगलों में ले जाकर वही सजा दो जो हम बाकी गद्दारों को देते हैं। ले जाओ। फिर गांव वाले रणवीर सिंह को ले जाते हैं। राजकुमार आदित्य, अब हमें बिना देर किए महाराज को ढूंढकर महल लेकर चलना होगा। महारानी और पूरा राज्य वर्षों से परेशान है। चलिए। तभी पीछे से राजा सूर्यभान सबके सामने आ जाते हैं। हाँ, अरे मेरा बेटा, तुमने इस रूप में भी अपने लाचार पिता को पहचान लिया। हाँ पिताजी, मैं आपको कैसे नहीं पहचानता। उस दुष्ट ने मुझे कैद कर रखा था, पर मेरा मन हर रोज आपकी तलाश में ही रहता था। आज आपसे मिलकर मेरा जीवन सफल हो गया। हाँ। फिर जैसे ही राजकुमार आदित्य वो पवित्र जल राजा सूर्यभान को पिलाता है, वैसे ही एक तेज रोशनी फैलती है। राजा सूर्यभान का बूढ़ा रूप गायब हो जाता है। हाँ शीतल, काशी मेरी बच्ची हो, तुम दोनों बिल्कुल ठीक तो हो ना बेटा? सचमुच धर्मपाल, आज तुम्हारी बेटियों ने हमारे राजमहल की लाज रख ली। तुम्हारी पत्नी ने वर्षों पहले मेरे बेटे आदित्य की रक्षा में अपने प्राण गंवाए थे, पर बदनामी के डर से मैंने उस सच को छिपाकर उसे गायब करवा दिया। हमें माफ कर दो। मैं तुम्हारी एक बेटी का विवाह अपने बेटे राजकुमार आदित्य से कराना चाहता हूं। बताओ। अरे ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी महाराज। नहीं महाराज, मैं ऐसे महल की रानी नहीं बनना चाहती जहाँ मेरी माँ के अस्तित्व और उनके बलिदान को ही मिटा दिया गया हो। हम दोनों बहनें अपने पिता के साथ ही खुश हैं। हाँ पिताजी, ये ठीक ही कह रही है। मैं भी इनके साथ रहूंगा तो उनके साथ हुआ अन्याय ही याद आएगा। चलिए चलते हैं पिताजी, चलिए। इसके बाद शीतल और काशी अपने पिता धर्मपाल के साथ गर्व से अपने घर चली जाती हैं और राजकुमार आदित्य अपने पिता राजा सूर्यभान के साथ राजमहल लौट जाते हैं।